हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। 2 सितंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। आई होप यू आर फॉलोइंग अस ऑन आवर वेबसाइट edugery.com, जहां पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के कोर्सेज चल रहे हैं उनके। इवन अब आपको रिव्यू मिल जाएंगे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं अबाउट एजुगिरी, अबाउट आवर स्टडी मटेरियल, अबाउट द क्लास। ये सब कुछ वेबसाइट पे अपडेट कर दिया गया है। एंड इवन एक सेक्शन बना दिया गया है जिसमें बताया गया है कौन कौन से एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स आपको कैसे यूज़ करना है। अगर आपका एग्जाम उसमें नहीं कवर्ड है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये वाला एग्जाम भी कवर कर दो, कि हम कैसे आपका करंट अफेयर्स का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, करंट अफेयर्स प्रिपरेशन के लिए। यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल कम अप विद अ वीडियो। ठीक है, एजुगिरी है, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम @एजुगिरी पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर 2 killed 6 injured as fresh violence erupts in मणिपुर। अब मणिपुर में हमने कल क्या पढ़ा था कि बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन का जो घर है वो टॉर्च कर दिया गया, उनके पेरेंट्स का घर को टॉर्च किया गया। और हमें ये भी पता है कि मणिपुर के अंदर क्या चल रहे हैं, राइट्स हुए 2023 के अंदर, राइट्स हुए थे मई 2023 के अंदर। और किसके बीच में राइट्स हुए थे? मेती और कुकी चिन के बीच में। ठीक है ना, कुकी चिन कुकीजो इनके बीच में राइट्स हुए थे। मेती जो है दे आर नॉट एसटी कम्युनिटी, दे वांट टू बी एसटी कम्युनिटी। कुकी चिन जो हैं दे आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड दे डोंट वांट मेतीज टू बी शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये लड़ाई है, राइट। और इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि डिमांड क्या है अभी इनकी, जो कुकी चिन कम्युनिटी है वो डिमांड कर रही है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की। दे आर डिमांडिंग अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल उनको चाहिए अपने एरियाज के अंदर। दैट इज व्हाट दे आर डिमांडिंग फॉर, ये हमने पढ़ा था। अब जो है, अब ये जो लड़ाई है ये आगे राइट्स जो हैं वो बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसा हो रहा है। वायलेंस रिटर्न टू मणिपुर आफ्टर अ 4-month पॉज विद सस्पेक्टेड एक्सट्रीमिस्ट किलिंग 2 persons। दो लोगों की डेथ हो गई। एक्सट्रीमिस्ट मतलब जो एक्सट्रीम कुकी कम्युनिटी में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं कुकी कम्युनिटी में, उन्होंने मारा है मेती वालों को। इंजरिंग एटलीस्ट 6 इंक्लूडिंग 2 पुलिस पर्सनल एंड अ टेलीविजन जर्नलिस्ट एंड इन अ गन एंड बॉम्ब अटैक यूजिंग हाई टेक ड्रोन्स। इन्होंने हाई टेक ड्रोन्स यूज करे हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन लोगों के पास हाई टेक ड्रोन्स है। ये हमने लिखना नहीं है बट हमें याद रखना है कि इनके पास कहीं से पैसा भी आ रहा है। देयर इज इनफ्लक्स ऑफ मनी ऑल्सो, राइट। अब इसके अंदर वी कैन एस्टिमेट मे बी यहाँ पे कोई बाहर से, कोई बाहर की कंट्री, कोई बाहर का ऑर्गेनाइजेशन भी इनमें पैसा पंप कर रहा हो सकता है। The police said the gunfight bombing began at 2:30 p.m. at Kotruk and Khandabang village in the Methi dominated Imphal West district। तो मेती डोमिनेटेड जो एरिया है वहां पर ये लड़ाई, ये राइट्स जो हैं हुए हैं, कुकी चिन ने किए हैं। द अटैक्स कॉन्टिन्यूड टिल द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग विद पर्सनल ऑफ द मणिपुर राइफल्स एंड इंडिया रिजर्व बटालियन रिटेलिएटिंग। सम हाउसेज वर ऑल्सो टॉर्च आफ्टर डस्क। तो कुछ घरों को भी जलाया गया। अ 31-year-old वुमेन एंड अ मैन फ्रॉम येट टू बी नेम्ड वर किल्ड इन द अटैक्स। तो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है, उसमें गोलियां लगी मिली हैं, बुलेट इंजरीज इन हर हेड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ग्रामर का जो टर्म है, बुलेट इंजरीज इन हर हेड, बुलेट इंजरीज इन नॉट ऑन, बुलेट इंजरीज इन हर हेड, इन हर हेड। ठीक है ना, ऑन नहीं है, इन है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। द डिसीज्ड एंड द इंजर्ड 7 of them women belong to मेती कम्युनिटी। ऑल इंजर्ड आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट एट द हॉस्पिटल। इसमें से हमें कुछ नोट नहीं करना, कल के नोट्स ही यहाँ पर आपके सफाइस करेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे। IAS ऑफिसर्स विल बी एम्बेसडर्स फॉर राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ड्राइव। राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ड्राइव। तो यहाँ पर कौन सी स्टेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ड्राइव कर रही है? राजस्थान। तो लिखेंगे राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ड्राइव। क्या है ये? राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ड्राइव। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करेंगे। राजस्थान चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा हैज सेड a high level delegation from state government will travel across the country and visit over 25 nations around the globe to attract investment in run up to rising Rajasthan Global Investment Summit। दिसंबर के अंदर जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स लेकर आने के लिए IAS ऑफिसर
ऑफिसर्स की टीम पूरे कंट्री में घूमेगी. स्टेट गवर्नमेंट विल ट्रेवल अक्रॉस द कंट्री एंड ऑल्सो इन 25 नेशंस इन्वेस्टमेंट्स लेकर आने के लिए. ठीक है. IAS ऑफिसर्स हैव बीन assigned different locations to ensure continuous communication with entrepreneurs. Mr. Sharma told The Hindu during his visit to Mumbai for a roadshow to invite industrialists to invest in Rajasthan as part of the preparations for the summit. These officers will maintain regular contact with representatives of foreign or interstate companies as well as their respective governments until their retirement. They will visit as needed. तो ये रेगुलर कांटेक्ट मेंटेन करेंगे जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनसे, सो दैट राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आई जा सके. द चीफ मिनिस्टर सेड हिज एडमिनिस्ट्रेशन इज फोकसिंग ऑन अ मल्टी प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच टू डबलिंग राजस्थान GDP फ्रॉम $184 billion to $350 billion in the next 5 years, which translates to target annual ग्रोथ रेट ऑफ 10%. तो वो ग्रोथ रेट बता रहे हैं कि हम अपनी GDP राजस्थान की डबल करना चाह रहे हैं. दिस इज एन एम्बिशियस टारगेट. द करंट स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट्स इकोनॉमी एंड ड्यू टू दिस वी हैव डिसाइडेड टू होस्ट राइजिंग राजस्थान इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ माई गवर्नमेंट. टू अचीव दिस इकोनॉमिक हेल्थ वी हैव आइडेंटिफाइड सर्टेन सेक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग. मतलब इसके अंदर वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि लोग आकर के राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करें. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ड्राइव हो रही है, जिसके अंदर कहाँ पर होगी, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम इन्होंने दिया है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024. ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 जो कि कहाँ पर होगी, जयपुर में होगी. जो कि कहाँ पर होगी, जयपुर में होगी. जयपुर में होगी ये समिट. ठीक है ना. अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ड्राइव क्या है इसके अंदर, हाई लेवल डेलीगेशन, स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेशन मतलब लोग, मतलब ग्रुप, विल ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री एंड विजिट ओवर 25 nations around the globe to attract investment in rising Rajasthan global investment summit 2024. तो यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे क्या, राइजिंग राजस्थान, एक मिनट दो बार रिपीट हो गया ये. ठीक है ना. राइजिंग राजस्थान समिट जो है ये 2 बार रिपीट हो गया. तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे इस समिट के अंदर. अब यहाँ पे आ सकता है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 दिसंबर में कौन सी स्टेट ऑर्गेनाइज करी है, राजस्थान करी. ये कॉन्सेप्ट कहाँ से चोरी किया है, गुजरात का कॉन्सेप्ट था. गुजरात ऐसे इन्वेस्टमेंट लेकर आता था, गुजरात का कॉन्सेप्ट है. इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस हैव अ वे ऑफ शोइंग अप रेगुलर इंटरवल्स. अब यहाँ पर ये बता रहे हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, ये बस समझनी है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है. महाराष्ट्र के अंदर देखो, महाराष्ट्र में एक तो बीजेपी है, ठीक है ना, और एक शिवसेना है, ठीक है ना, और एक है NCP, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. ठीक है. कांग्रेस पार्टी नहीं बेटा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. अब यार इन दोनों के भी अलग हो गए, मतलब ये भी डिवाइड हो गए हैं. ठीक है ना. ये भी डिवाइड हो गए, और डिवाइड होकर के इनका एक एक पार्ट जो है बीजेपी के साथ मिल गया जाकर. ठीक है ना. यहाँ पर अजीत पवार, शरद पवार जो है वो अलग हो गए. ठीक है. यहाँ पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे अलग हो गए. तो ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसे उनके बीच में लड़ाई चल रही है. बीजेपी के की जो है महाराष्ट्र में इलेक्शंस आने वाले हैं, आगे क्या होगा. और यहाँ पर इनकी महाराष्ट्र की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम जो आई है वो है लाडकी बहन
योजना, और उसको हर कोई कुछ ना कुछ अलग नाम दिए जा रहा है। कौन सी है? लाडकी बहन योजना। ये मैंने जे कैसे लिखा है? लाडकी बहन योजना, जिसको लड़कियों को पैसे दिए जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जा रहा है, और बीजेपी और जो अलग हुए हैं लीडर्स, वो बोल रहे हैं कि हम बढ़ा देंगे अगर तुम हमको चुनोगे। तो ये सब हो रहा है। लाडकी बहन योजना जो है, जिसमें पैसा दिया जा रहा है लड़कियों को, ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की स्कीम है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलेंगे। फिर उसके बाद जो शिवाजी महाराज हैं, ठीक है ना, मराठा किंग, उनका जो स्टैचू है वो गिर गया था, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ। इन्होंने माफ़ी भी मांग ली कि वी आर सॉरी, ऑपोजिशन कह रही है ऐसे कैसे गिर गया ये वो, तो ये चल रहा है इनका, ठीक है। बट इसमें से हमें नोट नहीं करना है जो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू गिरा था, उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसमें वो डिटेल्स दी भी नहीं हुई है। देयर वॉज अ टाइम इन मेंस टेनिस। अगर आपको वो छत्रपति शिवाजी स्टैचू के बारे में पढ़ना है तो बच्चे बता देंगे कॉमेंट्स में कि कब मैंने पढ़ाया था, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हो। There was a time in men's tennis when the defeat of a favorite, the top seed or the defending champion in first week of Grand Slam was less of a shock and more of, right? अब यहाँ पर क्या हुआ? हमने किसके बारे में पढ़ा? ग्रैंड स्लैम हुआ। भी रिसेंटली सेट नोवाक जोकोविच जो है उसको हरा दिया। किसने हरा दिया? नोवाक जोकोविच इज अ वेरी वेरी बिग प्लेयर, ठीक है, उनको हराना बहुत बड़ी बात है। अलेक्सी पोपरिन जो है उन्होंने हरा दिया। अलेक्सी पोपरिन ने हराया उनको, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, ये हमने कल नोट कर लिया था। अगेन दिस इज अ रेपिटेशन, बट यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो मैं चाहूंगी कि आप लिख लो, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वर्ड इज यूज्ड वेयर। कैन एनीवन फाइंड द वर्ड इवन इफ यू आर एबल टू फाइंड? तो यहाँ पे हैव बीन। अब यहाँ पे बिग टेनिस प्लेयर्स हैव बीन हेगेमोनिक फोर्सेस। क्या है? हेगेमोनिक फोर्सेस हैं। हेगेमोनिक इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। वो कह रहे हैं कि जैसे नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, ये सब इतने ज्यादा विनिंग वाले, उसके रॉगर फेडरर, मतलब यही जीतते थे, ये तीनों में से कोई जीत रहा था। लास्ट 2 डेकेड से, लास्ट 20 सालों से यही रूल कर रहे थे, और अब इनका जो एरा है वो खत्म होते दिख रहा है। तो अब बात करें कि बिग टेनिस प्लेयर्स हैव बीन हेगेमोनिक, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। हेगेमनी इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, हेगेमोनिक। अब आगे चलेंगे। Self-flagellation, the action of flogging oneself as a form of religious discipline, ठीक है ना। flogging oneself religious discipline के लिए अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा excessive criticism of oneself कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। While India's neighbor seems to be, अब यार देखो इंडिया के नेबर का, again this is more of understanding rather than your writing, तो ये हम समझेंगे पेन्स डाउन इंडिया, और अगर हम नेबरहुड कंट्रीज का समझें, ठीक है ना। तो आज के टाइम में अगर हम देखें तो इंडिया की कुंडली कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है व्हेन इट कम्स टू नेबरहुड, ठीक है ना। चाइना के साथ हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है ना। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हमारे चाइना के साथ हैं। सिक्योरिटी, इसलिए हमें अपनी आर्मी बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ रही है। हमारे चाइना के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। पाकिस्तान के साथ भी हमारे टेरिटोरियल और ये सब डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, ठीक है ना। बट टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, नो बातचीत, नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, ठीक है ना। वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, हम इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिकली पाकिस्तान बहुत वीक चल रहा है, ठीक है। डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, जम्मू एंड कश्मीर एरिया में डिस्टर्बेंस कर रहा है, ठीक है ना। चाइना जो है जम्मू एंड जो है इधर ईस्टर्न साइड वाली ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, लद्दाख वाली साइड डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, राइट। अब वो कह रहे हैं कि एक टाइम ऐसा था, वो कौन सा? 2008 से लेकर 2010 का वो साल जब हर जगह कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा था, और आई थिंक 2023 से लेकर के 2024-5 तक का टाइम माना जाएगा कि वो ऐसा था, हर चीज गलत हो रही है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ वी आर ऑन नो टॉकिंग टर्म्स, पाकिस्तान डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ये हमारी प्रॉब्लम है। चाइना के साथ हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स लद्दाख और ईस्टर्न उसमें चल रहे हैं, ईस्टर्न साइड पर चल रहे हैं, ठीक है। इधर से बांग्लादेश के अंदर जो है बीएनपी आ गई है। बीएनपी इज एंटी इंडिया, बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इज एंटी इंडिया, ये कभी भी इंडिया का साथ नहीं देंगे, ठीक है। और इनके टाइम पे हमेशा इंडिया में टेररिज्म फैलाने की कोशिश करी जाती है, बॉर्डर जो है हमें स्ट्रांग रखना पड़ता है वहां पर, तो ये हमारा काइंड ऑफ सही इसके साथ दोस्ती नहीं बनती है। और बीएनपी जो है किसकी गोदी में जाके बैठ जाती है? पाकिस्तान और चाइना। तो यहाँ पर कौन गैंग अप कर लेता है? पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। तो ये हमारे नाक में दम करके रखते हैं, अभी तक तो किया था, अब आगे देखो कर पाएंगे या नहीं।
ठीक है। और अगर हम अपने पड़ोसी देश की बात करें तो मालदीव्स की बात करते हैं। मालदीव्स के अंदर भी अगेन मोइजू जो है वो पावर में आ गया है, हु इज एंटी इंडिया। ठीक है, मोइजू इज एंटी इंडिया, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है। अगेन एंटी इंडिया। सोले ही जो पावर में थे, जो प्रेसिडेंट थे, ही वॉज नॉट एंटी इंडिया, ही वॉज इन फेवर ऑफ इंडिया, राइट। सिमिलरली बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना पावर में थी, शी वॉज ऑल्सो इन फेवर ऑफ इंडिया। बट एक और बात है, शेख हसीना बहुत ज्यादा एक्टिविटीज ऐसे कर रही थी जिसके अंदर वो पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलने जुलने की चीजें जो है वो स्टार्ट कर चुकी थी। बट इससे पहले कि वो कुछ करती, पाकिस्तान और चाइना ने ही उनको धोखा दे दिया। बिकॉज जो अभी वहां पर प्रोटेस्ट वगैरह हुई है उसके अंदर कहा जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान ने बहुत खुल करके पैसा लगाया है ये डिस्टर्बेंस के ऊपर। मालदीव्स के अंदर भी हमारे चीजें अगेंस्ट है। म्यांमार के अंदर भी कू हो गया था, ठीक है, वहां पर इंटरनल वॉर चल रही है, सिविल वॉर चल रही है। एंड सिविल वॉर के अंदर भी जो जुनता है, जो मिलिट्री हेड है, वो किसकी साइड है? मिलिट्री हेड इज ऑन द साइड ऑफ चाइना। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला टाइम जो इंडिया देख रहा है, हमें अपनी आर्मी बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखनी है। बिकॉज 1 2 3 4 पांच पांच कंट्रीज तो सरे आम, वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स विद देम। अपने जो हमारे इमीडिएट नेबर है, और नेपाल तो वो चूहिया है जो किसी की भी साइड हो जाती है। नेपाल को पैसा दो, वो चाइना के साथ भी सही रहेगा, इंडिया के साथ भी, तो नेपाल को हम क्रॉस आउट कर जाते हैं। भूटान वैसे ही चाइना के साथ अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट सॉल्व कर रहा है। तो यस, इंडिया इज नॉट इन द ऑन द बेस्ट ऑफ इट्स टर्म, और कुछ चीजें तो इंडिया के हाथ में भी नहीं थी, राइट। बट 2008 से 2010 का जो टाइम था वो इंडिया के बहुत फेवर में चला था। इन दिसंबर 2008 बांग्लादेश, आफ्टर मिलिट्री रूल अंडर जनरल मोइन यू अहमद, शेख हसीना बिकेम प्राइम मिनिस्टर। तो वो कह रहे हैं कि जो हम आज की डेट एरा को याद करेंगे 2023 से पता नहीं आगे कब तक, कि बहुत बुरा टाइम चला, हर जगह डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस दिखी, वैसा ही टाइम, उससे उल्टा टाइम 2008-2010 में देखने को मिला था, जब इंडिया के फेवर की बातें हो रही थी। जैसे कि शेख हसीना का प्राइम मिनिस्टर बनना, ठीक है ना, और जनरल मोइन यू अहमद का चले जाना 2008 के अंदर, विच वॉज अ गुड थिंग। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका के अंदर लेट्टे का खत्म हो जाना, विच वॉज अगेन अ टेररिस्ट ग्रुप, नॉट गुड फॉर इंडिया। इंडिया श्रीलंका के साथ रिलेशनशिप नहीं रख पाता था, ये खत्म हो गया, तो इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन भी अच्छा हो गया। श्रीलंका में आज की डेट में इकोनॉमिक क्राइसिस इतने बड़े हैं और दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, पता नहीं कौन पावर में आएगा कौन नहीं, तो वो हमारे को एक और पंगा हो सकता है। सो वी नीड अ पर्सन हु इज इन फेवर ऑफ इंडिया, बिकॉज अगर श्रीलंका इन फेवर ऑफ इंडिया नहीं है तो श्रीलंका इन फेवर ऑफ पाकिस्तान चाइना हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर मालदीव्स के अंदर भी तब क्या हुआ, प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल गायूम्स ऑटोक्रेटिक रेन, द फर्स्ट मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड, मोहम्मद नशीद जो है वो पावर में आ गए थे, राइट। म्यांमार के अंदर भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और ऑंग सान सू की पावर में आ गई थी, और पाकिस्तान के अंदर भी परवेज मुशर्रफ को निकाल दिया गया था, ठीक है ना, और इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी। सो दोज वर द टाइम 2008 से 2010 में व्हेन थिंग्स वर रियली इन फेवर ऑफ इंडिया। अब ये वाले क्वेश्चंस किसके पेपर में आ सकते हैं? सिर्फ एक चीज नोट करनी है हमने, जो इम्पोर्टेंट है, वो है बांग्लादेश वाली। 2008 बांग्लादेश, बांग्लादेश मिलिट्री रूल अंडर जनरल मोइन यू अहमद was over, and Sheikh Hasina in 2009 became the PM। ठीक है ना, तो हमें ये याद रखना है, क्योंकि बांग्लादेश वाला इशू जो है वो बहुत ज्यादा है, तो ये पता होना चाहिए इस टाइम पे ये बनी थी। उसके बाद रिफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनएल सैट वाले ये टॉपिक जरूर जरूर प्रिपेयर करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे चलेंगे अब इसके अंदर। इन अप्रैल वाइल 60 लाख केसेस रिमेन्ड पेंडिंग एट वेरियस हाई कोर्ट्स, 30% ऑफ द सीट्स रिमेन्ड वेकेंट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। अब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस क्या कह रहे हैं? रिपोर्ट बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑन पेंडिंग केसेस। ठीक है ना, अब यहां पे पता चला 60 लाख केसेस remained pending
at various high courts. 30% of seats remained vacant. ठीक है ना, 30% सीट्स जो हैं वो वेकेंट है हाई कोर्ट में. द प्रॉब्लम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस विच इज लिंक टू प्रॉब्लम ऑफ पेडेंसी. ठीक है ना, अब यहाँ पर ये एस्थे राइटिंग वालों का ज्यादा पॉइंट है. क्या है, लिख लेंगे, प्रॉब्लम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस is linked to problem of pendency of cases has always been a matter of debate. वो कह रहे हैं कि ज्यादा केसेस इसलिए डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज जजेस नहीं है इतने डिसाइड करने के लिए, तो ये मैटर ऑफ डिबेट रहा है. ठीक है ना, डिले इन अपॉइंटमेंट और ऑफन कॉज्ड बाय स्टैंड ऑफ बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. मतलब स्टैंड ऑफ बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का मतलब ये पढ़ेंगे, दिस वाज एग्जैबरेटेड बाय जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट 2014. अब यहाँ पर ये भी लिखेंगे, ये एस्से राइटिंग वाले ही लिखेंगे. ठीक है, डिलेज इन अपॉइंटमेंट लिखेंगे, डिलेज इन अपॉइंटमेंट, delays in appointments are often caused by a standoff between the executive एंड जुडिशरी. तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो डिसाइड नहीं कर पाते किसको जज बनाना है और इसीलिए सीट पेंडिंग रह जाती है. मोर ओवर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, ये हर कोई लिखेगा, एवरीबडी इज गोइंग टू राइट. सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन एज अनकंडीशनल the national judicial appointments commission, that is NJAC Act 2014 and 99th Constitution Amendment 2014, which sought to give politicians and civil society a final say in the appointment of judges. ये लिखेंगे, sought to give final say in the appointment of judges to the highest court. तो अब हमें इसके लिए समझना पड़ेगा कि अपॉइंटमेंट होती कैसे थी और क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल और क्या वो हो गया, वो समझेंगे, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा. कोर्ट हेल्ड दैट द कोलेजियम सिस्टम विच इज इन प्लेस प्रोटेक्ट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. ये भी ऐसे वाले जो हैं नोट कर लेंगे, यू नीड टू राइट इट डाउन. ठीक है, सिंस द वर्ल्ड ओवर द जुडिशरी इज नॉट द सोल बॉडी विच अपॉइंट जजेस, दिस आर्ग्यूमेंट हैज ऑलवेज. तो वो कह रहे हैं कि हर कहीं पे जुडिशरी नहीं जजेस को अपॉइंट करती, तो ये एक वीक आर्ग्यूमेंट है कि जजेस ही अपॉइंट करेंगे. तो डेट में अपॉइंटमेंट होती कैसे है, व्हाट इज कोलेजियम सिस्टम. तो आज की डेट में जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होती है वो कैसे होती है, इट इज थ्रू कोलेजियम सिस्टम. हाउ इज इट हैपनिंग, कोलेजियम सिस्टम के थ्रू. क्या सिस्टम है, collegium system. What is the system? Collegium system. In the collegium system, a group of senior most judges make appointments. तो इसमें क्या होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट ये डिसाइड करते हैं, ये नाम फॉरवर्ड करते हैं कि किसको नेम फॉरवर्ड करते हैं. ठीक है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फिर उसको देखते हैं. ठीक है, कोलेजियम सिस्टम होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और अगर हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट, ये देखते हैं कि किसको जज बनाना है. ठीक है ना, और ये फॉलो किया जा रहा है 30 ईयर्स से. यही कॉन्सेप्ट है कि कोलेजियम सिस्टम फॉलो किया जा रहा है. कोलेजियम सिस्टम मतलब ग्रुप ऑफ जजेस जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन आगे जज बनेगा.
ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, व्हाट इज कोलेजियम सिस्टम? ग्रुप ऑफ जजेस डिसाइड कि आगे जो जज है वो कौन बनेगा, ठीक है, जिसके अंदर चीफ जस्टिस होते हैं और सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये होते हैं, जिसका भी जगह का चुनना होता है वो ग्रुप डिसाइड करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट कह रही थी कि हम एनजैक लेकर आते हैं। हम क्या लेकर आते हैं? निंजैक नहीं बेटा, एनजैक। अब सबसे पहले एनजैक को दोबारा से नोट करेंगे, हमने ऊपर भी नोट किया बट ये वाला हम यहाँ पर हम एक्चुअली समझेंगे। सबसे पहले हमें एनजैक की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, दैट इज एनजैक। क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इन अगस्त 2014 पार्लियामेंट पास द कॉन्स्टिट्यूशन 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 along with NJAC Act providing the creation of an independent commission to appoint judges to Supreme Court and High Courts to replace the collegium system। समझ रहे हो अभी क्या सिस्टम चल रहा है? दोबारा से मेरे पीछे रिपीट करेंगे, जोर से बोलेंगे, दैट इज कोलेजियम सिस्टम। आज की डेट में भी कोलेजियम सिस्टम ही चल रहा है, क्योंकि ये जो एनजैक सिस्टम था ये सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, राइट। तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे कि अगस्त 2014 में क्या हुआ? अगस्त 2014 पार्लियामेंट पास्ड द कॉन्स्टिट्यूशन 99th Amendment Act 2014 along with NJAC Act 2014। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2014 के अंदर 99th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, चेंजेस लेकर आए और एक लॉ भी लेकर आए, एनजैक एक्ट 2014। ये दो चीजें हुई। इसके थ्रू क्या करने की कोशिश करेगी? क्रिएशन ऑफ एन, ठीक है ना, प्रोवाइडिंग फॉर क्रिएशन ऑफ एन independent commission to appoint judges to Supreme Court and High Courts। अब यहां पर एक रिपीट मारते हैं, एनजैक जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, ठीक है। 2014 में 99th अमेंडमेंट लेकर आए और एनजैक एक्ट लेकर आए 2014, जिसके अंदर कहा कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो एक इंडिपेंडेंट कमीशन करेगा, ना कि कोलेजियम सिस्टम फॉलो किया जाएगा। क्या करेगा? इंडिपेंडेंट कमीशन के थ्रू, इंडिपेंडेंट कमीशन इज गोइंग टू अपॉइंट जजेस एंड रिप्लेस करेगा वो किसको? कोलेजियम सिस्टम को। उनको जजेस के हाथ से जो पावर थी वो जा रही थी, तो उन्होंने क्या बहाना लगाया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी चली जाएगी अगर ये लोग आ गए। बट क्या जजेस कुछ और भी यहाँ पे एडिटर ने बोला है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं बहाना था, जजेस अपने कंट्रोल में रखना चाह रहे थे। इन 2015 द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड बोथ द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 एंड एनजैक 2014 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड the above as अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट कहता कि क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है इज इन डेंजर। में वर्ड नहीं समझ में आ रहा था, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज इन डेंजर, ठीक है। हम क्या प्रोटेक्ट करें? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो यहाँ पे एडिटोरियल में लिखा हुआ है कि भाई ऐसा कुछ नहीं था, वर्ल्ड ओवर के अंदर अपॉइंटमेंट जो होती है ऐसे कमीशन के थ्रू होती है, वहां पे जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, कुछ वो नहीं है, ठीक है। कॉम्पोजिशन मतलब कौन कौन होगा उस कमीशन के अंदर, ठीक है ना। चलो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी, बट कौन कौन होता अगर वो आज भी एप्लीकेबल होती? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज,
ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज। एंड एक्स ऑफिशियो का मतलब कोई भी उस पोस्ट पे आएगा, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा वो अपने आप ही एनजैक का एक्स चेयरपर्सन बन जाएगा। एक्स ऑफिशियो का मतलब जो उस पोस्ट पे बैठा है वो उस चेयर पे बैठेगा, चेयरपर्सन की पोस्ट होल्ड करेगा, मतलब स्पेशली नाम नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पीएम ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी, राइट। तो कुछ पोस्ट होंगी जो एक्स ऑफिशियो होंगी टू द पीएम, मतलब यहाँ पर चाहे नरेंद्र मोदी बैठे चाहे XYZ बैठे, तो ये ना वो चेयरमैन रहेगा, क्योंकि वो एक्स ऑफिशियो है, मतलब उस पोस्ट के साथ अटैच्ड हैं वो कुर्सियां, ठीक है। दैट इज एक्स ऑफिशियो, मतलब जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता वो चेयरपर्सन ऑफ एनजैक होता। टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी जो सीनियर मोस्ट दो जजेस हैं वो होते हैं, ठीक है। द यूनियन मिनिस्टर एंड एज एक्स ऑफिशियो मेंबर यूनियन मिनिस्टर, टू एमिनेंट पर्सन फ्रॉम सिविल सोसाइटी टू बी नॉमिनेटेड बाय कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, वन ऑफ द एमिनेंट पर्सन टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम SC ST माइनॉरिटीज और वुमेन। तो यहाँ पर ऐसे जो था ये कमीशन बनना था, राइट। तो इसके अंदर अब कॉम्पोजिशन नोट करेंगे, लिखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एनजैक। कॉम्पोजिशन ऑफ एनजैक में कौन था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस लॉ मिनिस्टर प्लस 2 eminent persons from सिविल सोसाइटी, ठीक है ना। और ये एमिनेंट पर्सन्स किसने चुनने थे, जिसके अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी था इस कमिटी में, प्राइम मिनिस्टर भी था, ठीक है ना। और प्लस 1 मेंबर टू बी नॉमिनेट 1 पर्सन ऑफ द एमिनेंट पर्सन्स टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम SC ST OBC कम्युनिटी, ठीक है ना। 1 पर्सन टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम SC ST OBC कम्युनिटी। बट इसके अंदर क्या कहा गया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वॉज in danger, right? This is a very important topic for NLSAT, for other exams also, but NLSAT में इसके ऊपर essay writing आ सकता है, क्योंकि ये अब hot burning topic हो गया है। एंड जून के बाद जो hot burning topics एग्जाम के पास होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब वापस चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर रिपोर्ट आई है जिसके अंदर बोला गया रिपोर्ट बाय ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की पेंडिंग केसेस है, केसेस डिसाइड नहीं हो रहे। 60 लाख केस रिमेन पेंडिंग एट वेरियस हाई कोर्ट्स, 30% ऑफ सीट रिमेन्ड वेकेंट। ऐसे प्रॉब्लम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इज लिंक टू प्रॉब्लम ऑफ पेंडिंग, वो कह रहे हैं कि सीट्स वेकेंट है इसलिए केसेस डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं। अपॉइंटमेंट में डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव, क्योंकि पीएम प्रेसिडेंट वाली जो साइड है वो नहीं मानती या जुडिशरी नहीं मानती है, तो इन दोनों की फाइट की वजह से अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन, ये हमने रिपीटेशन किया, ठीक है ना, ये हमें पता है ये क्या था और रिपीट क्यों हुआ, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था ये भी हमने एसए वालों ने नोट कर लेना है, ओके। आई होप ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलें आगे। नाउ ऑन August 26th द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड अ सेकेंड राउंड ऑफ पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट हुए जो कलकत्ता रेप एंड मर्डर केस है on 7 people in connection with rape and murder of resident doctor at RG Kar Medical College. It is very very important to remember the name of the medical college which is RG Kar Medical College. अगर आपने अगस्त में क्लासेस नहीं लगाई हैं तो आपको नहीं पता होगा, तो प्लीज इसको मार्क कर लीजिए। एवरीवन नोज कैलकाटा में मर्डर और रेप केस हुआ है, बट माइट भी आपको हॉस्पिटल और कॉलेज जो RG Kar मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है उसका नाम ना पता हो। द टेस्ट वर कंडक्टेड ऑन द फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ द मेडिकल कॉलेज संदीप कुमार Ghosh, 4 doctors who had dinner with the victim hours before the crime, civil police volunteer Sanjay Roy who is the main accused and another police volunteer believed to be close to him, ठीक है ना। इनके ऊपर पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। Mr. Ghosh reportedly provided inconsistent response during questioning over the 10 days, leading authorities to administer an additional round of polygraph test. The central agency which has been investigating the crime since August 13 following a Calcutta High Court order has obtained permission from Kolkata court to conduct the polygraph test. Now CBI जो है वो क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोलकाता रेप एंड मर्डर केस, कोलकाता रेप एंड मर्डर केस। तो कैलकाटा रेप एंड मर्डर केस में क्या हो रहा है, कैलकाटा रेप एंड मर्डर केस के अंदर सीबीआई क्यों आई है, सेंट्रल सीबीआई
conducting investigation, ठीक है ना. कैलकटा हाई कोर्ट सेड, ठीक है ना. कैलकटा हाई कोर्ट ने बोला कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट करेगी, और कैलकटा हाई कोर्ट gave permission to conduct polygraph tests. Polygraph tests are lie detector kind of thing, ठीक है ना. The court also remanded the main accused to judicial custody for 14 days. 14 days की judicial custody में चला गया है main accused. The deception detection test, that is झूठ तो नहीं बोला है. Deception is the act of hiding the truth. Deception is the act of hiding the truth. ठीक है. डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट आर साइंटिफिक प्रोसीजर्स एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट प्रोबेबल डिसेप्शन ड्यूरिंग इंटेरोगेशन. ठीक है ना. इंटेरोगेशन क्या होता है? इंटेरोगेशन इज जब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है ना, उसके अंदर अगर वो कुछ ट्रुथ हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो लाई डिटेक्टर पे बिठाया जाता है. दीज टेस्ट इंक्लूड नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट एंड ब्रेन मैपिंग. अब यहाँ पर इन्होंने हमें समझाया हुआ है, ठीक है ना, रेप. अब यहाँ पर परमिशन फॉर पॉलीग्राफ टेस्ट. ना व्हाट आर पॉलीग्राफ टेस्ट? पॉलीग्राफ टेस्ट को क्या बोला जाता है? They are known as, हम लिखेंगे deception detection tests. इनको क्या बोला जाता है? DDTs. They are DDTs. Now what are DDTs? Deception detection test. What is deception? Act of hiding truth. अब ये क्यों लगाए जाते हैं? निकालने के लिए. आर एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट प्रोबेबल डिसेप्शन ड्यूरिंग इंटेरोगेशन. ठीक है ना. एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट इफ लाइंग. ठीक है ना, अगर झूठ बोल रहे हैं. ठीक है ना. टेस्ट कौन कौन से टेस्ट इंक्लूड, कौन कौन से टेस्ट होते हैं इसके अंदर? नार्को एनालिसिस होता है जिसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है कुछ. ठीक है ना. पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट होते हैं, और ब्रेन मैपिंग होती है. कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए और ब्रेन जो है वो किसी और तरीके से रिएक्ट करे, उस हिसाब से किया जाता है. तो इसको रीडिंग करेंगे फटाफट से. अ पॉलीग्राफ टेस्ट ऑपरेट ऑन प्रिजम्पशन दैट स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आर ट्रिगर्ड व्हेन अ पर्सन इज लाइंग. ठीक है. पॉलीग्राफ टेस्ट बेस्ड ऑन प्रिजम्पशन. तो ब्रेन मैपिंग कुछ और होती है, मैंने गलत बता दिया. प्रिजम्पशन दैट स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस ट्रिगर्ड when a person is lying. अगर एक पर्सन झूठ बोल रहा है, ठीक है ना, अगर एक पर्सन झूठ बोल रहा है तो पॉलीग्राफ टेस्ट में वो फिजियोलॉजिकली किस तरीके से रिएक्ट करता है उसमें. टिपिकली द टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाय अटैचिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक कार्डियो कफ्स और सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स टू सस्पेक्ट द मेजर वेरिएबल सच एज ब्लड प्रेशर, स्क्विन, स्वेट. ठीक है ना. यहाँ पर रिएक्शंस देते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं, स्वेट देखते हैं कि कैसा रिएक्शन होता है, तो उससे निकाला जाता है. As questions are posed, each physiological response is assigned a numerical value to whether the individual is lying or being deceptive. ठीक है ना. न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है और उससे निकाला जाता है कि वो झूठ बोल रहा है या नहीं. इन कंट्रास्ट नार्को एनालिसिस इन्वॉल्व्स इंजेक्शन ऑफ अ ड्रग. ठीक है ना. इन्वॉल्व्स इंजेक्शन ऑफ, लिखेंगे ये, इन्वॉल्व्स इंजेक्शन ऑफ अ ड्रग कॉल्ड sodium pentothal. Now this is very important कि नार्को एनालिसिस में कौन सा ड्रग इंजेक्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. इनटू द अक्यूज्ड इंक्लूडिंग अ हाइप्नोटिक और इंड्यूसिंग अ व्हिच लीड्स टू अ हिप्नोटिक और सिडेटेड, बेहोश जैसा होता है बट फिर भी जवाब तो देते रहते हैं, स्टेट.
The assumption is that the subject in such a state is less inhibited and is more likely to divulge in मतलब अगर एक पिया हुआ इंसान है, कहते हैं ना पिया हुआ इंसान सच्ची बोलता है, वो कुछ भी बोल देता है, तो वैसा सा हो जाता है. Because the drug is thought to be weak, subjects resolve to lie. It is often referred to as truth serum. ठीक है, also referred to as लिखेंगे, also referred to as truth serum. ठीक है ना. द थर्ड मेथड ब्रेन मैपिंग मेजर्स अ सब्जेक्ट्स न्यूरल एक्टिविटी. हाँ तो ठीक है, मैंने सही बताया था स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स मैप्स. यहाँ पे ब्रेन मैपिंग में क्या होता है, ठीक है, मेजर्स सब्जेक्ट्स न्यूरल एक्टिविटी जो है ब्रेन की उसको देखते हैं. ठीक है ना. यूजिंग इलेक्ट्रोड्स अटैच टू फेस एंड नेक, इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल दैट ब्रेन जनरेट्स. तो ब्रेन वेव्स को स्टडी करते हैं इसके अंदर. ठीक है ना. अब हमें इन तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए. नार्को एनालिसिस में क्या करते हैं, नार्को एनालिसिस में कुछ इंजेक्ट करते हैं एक सिरम ड्रग जिसको कहते हैं सोडियम पेंथोनॉल. ठीक है. और उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट के अंदर आपका हाव भाव फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को देखा जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर और स्वेट. ठीक है. और वहीं पर ब्रेन मैपिंग के अंदर ब्रेन की एक्टिविटीज से देखा जाता है कि झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है. सो दिस इज व्हाट इज डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट. नाउ अगर हम लीगैलिटी ऑफ दीज टेस्ट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करेंगे, लीगैलिटी ऑफ दीज टेस्ट. क्या ये हम कंडक्ट कर सकते हैं, क्या हम किसी की बॉडी के अंदर कुछ भी ड्रग उनसे बिना पूछे डाल सकते हैं. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. ओके. ऑन इन अ वाटरशेड मोमेंट द सुप्रीम कोर्ट इन 2010 इन द केस ऑफ सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका ruled that no lie detector test should be administered except on the basis of. अब यहाँ पर this case we have noted down last month also. हमें पता होना चाहिए. Now what is the name of the case? Selvi versus state of Karnataka. Selvi versus state of Karnataka. This was back in 2010. What did Supreme Court say? Supreme Court said that no lie detector tests should be administered no lie detector test should be administered except on the basis of consent of the accused. Except on the basis of consent of the accused. ठीक है ना. मतलब अक्यूज कौन है, जिसके ऊपर जिससे लग रहा है जिसने ऑफेंस कमिट किया है. जैसे यहाँ पर वो वॉलंटियर मेन अक्यूज्ड है रेप केस के अंदर, उसके अंदर आप क्या कहोगे, उसकी परमिशन. सेट दैट नो लाई डिटेक्टर टेस्ट शुड बी एडमिनिस्टर्ड एक्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट. सो कंसेंट ऑफ द अक्यूज्ड इज इंपॉर्टेंट. क्या मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख सकती हूँ, कंसेंट ऑफ द अक्यूज्ड इज नेसेसरी. Accused is necessary. That is what is held in कौन सी judgment में, Selvi versus state of Karnataka. This is a very very important judgment for this year's exam, all the exams, be it CDS, be it law entrance exams, be it state entrance exams. जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, स्टेट के भी, कमीशन के, वहां पर ये क्वेश्चन आ सकता है. नाउ इन अकॉर्डेंस विद द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एज इंश्राइंड. ठीक है ना. क्यों ऐसा क्यों बोला, ठीक है ना. अकॉर्डेंस किसके, अकॉर्डेंस विद द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन as enshrined under Article 20 sub-article 3 of the कॉन्स्टिट्यूशन. तो वो क्या कहते हैं कि किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते हो कि अपने अगेंस्ट जो है वो बयान दे. तो दैट इज द फंडामेंटल राइट इन द आर्टिकल 23. ये भी आ सकता है.
ठीक है ना. फर्दर एल्यूसिएटेड दैट अ पर्सन्स राइट टू मेक स्टेटमेंट और रिमेन साइलेंट इज इंटीग्रल टू राइट टू प्राइवेसी. अब ये एस्से राइटिंग के अंदर आप लिखोगे, दिस एस्से राइटिंग कैन बी गिवन इन एस्से राइटिंग, दिस वाज व्हाट वाज सेड इन द जजमेंट. They underscored compelling on an individual to make a statement should also constitute violation of Article 21 of Constitution. Article 21 is right to life and personal liberty. Right to life and personal liberty. Right to life and personal liberty. Okay, this is what is the requirement. Now this is very very important. We have covered it. अब आगे चलेंगे. Leclerc delights the Ferrari faithful with a thrilling win. तो इसके अंदर इटालियन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीत गया? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जो इंडिया में कहाँ पर रेसिंग हो रही है इस टाइम पे, कहाँ पर ऑर्गेनाइज करिए, कौन से सिटी के अंदर? ठीक है, बताओ. लैंडो नॉरिस, चार्ल्स लेक्लर्क, लेक, ठीक है ना. लेक में होता है ना, लेक लड़कियों का ब्रांड है लेक, तो लेक्लर्क. ठीक है. और चार्ल्स तो बहुत ही मतलब वो किंग का भी तो नाम है अभी, चार्ल्स. दैट इज ही वन. उसके बाद निशाद क्लेम्स सिल्वर इन मेंस हाई जंप, प्रीति विंस 200 मीटर ब्रॉन्ज. ये पैरा ओलंपिक के मेडल्स हैं. ठीक है. तो निशाद कुमार वन सिल्वर medal for a second time in men's T47 high jump इवेंट, पैरालंपिक में जीता है. ठीक है ना. कितनी की जंप मारी? 2.04 मीटर की. ठीक है. उसके बाद प्रीति जो है प्रीतिपाल वंस विन ब्रॉन्ज इन 200 मीटर. ठीक है जी. उसके बाद श्रीलंका मेन तमिल पार्टी टू बैक. अब यहाँ पर मेन तमिल पार्टी जो है वो किसको बैक कर रही है? प्रेसिडेंशियल एस्पिरेंट शायद प्रेमदासा. ठीक है. अब देखते हैं क्या होता है इनका. जब ये जीत जाएंगे तब हम लिखेंगे कौन जीत गया. नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ऑन LGBTQIA कम्युनिटी. नाउ व्हाट इज LGBTQIA कम्युनिटी? कैन एनीवन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन? बताओ. एक मिनट, मैं वाटर ब्रेक ले रही हूँ, इतने तुम बताओ. Right. Ensure LGBTQIA plus couples get राशन कार्ड. जो LGBTQIA plus couples हैं उनको राशन कार्ड मिले. किसने बोला है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है. The union government on Sunday said LGBTQIA plus will be considered part of same household for the purpose of ration card, an advisory for which was recently issued by Department of Food and Public Distribution. ठीक है ना. वो कहते हैं हम यहाँ कपल हो तुम हमारे लिए. ठीक है ना. यूनियन गवर्नमेंट, अब यहाँ पे लिखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. Department of Food and Public Distribution. Sorry for the burp. Department of Food and Public Distribution issued an advisory LGBTQI मतलब ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, गे वाले कपल्स जो हैं will be considered part of the same household for the purpose of राशन कार्ड. राशन कार्ड क्या होता है? जिसके ऊपर राशन मिलता है, चीनी मिलती है जो गवर्नमेंट देती है. तो राशन कार्ड के पर्पस के लिए ये जो कपल्स हैं
ये सेम हाउस होल्ड का पार्ट माने जाएंगे, मतलब दो दो बार नहीं लेके जा सकते, तुम कपल हो तो एक ही बार मिलेगा राशन तुमको महीने का, ठीक है, मतलब एक ही जो कोटा है। ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव बीन also been directed to take necessary to ensure LG couples are not discriminated against in issues of ration cards. The union government added that the health minister had also written to state and relevant stakeholders about making a provision that allowed partners in such relationship to be able to claim each other's body when near relative next kin is not available. अब इसके अंदर हेल्थ मिनिस्टर ने क्या लिखा है, हेल्थ मिनिस्टर has written to states and UTs to make relevant provisions that allowed partners in such relationships to be able to claim each other's body when near relative kin not available. तो मतलब अगर डेथ हो जाती है, ठीक है ना, तो उसको पार्टनर को आपको बॉडी भी देनी चाहिए, दैट इज व्हाट इन शॉर्ट। अब देखो यार, ये इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है हमने, है ना, तो यहाँ पर आप इंस्टेड ऑफ दिस ये भी लिख सकते हो इन योर नोट्स, बॉडी ऑफ पार्टनर be allowed to be given in such relationships if near family member not there, near family member not available, ठीक है ना। तो ये छोटे में भी लिखा जा सकता था, हमने पूरा लिख लिया कि किसने किसको लिखा, ठीक है। द हेल्थ मिनिस्ट्री इज ऑल्सो वर्किंग ऑन गाइडलाइंस फॉर एड्रेसिंग इशूज ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ पर्सन, ठीक है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, दीज वर अमंग द इंटरिम मेजर्स द गवर्नमेंट हैज टेकन इन पास्ट वीक। सुप्रीम कोर्ट इन द मैरिज इक्वालिटी केस इन अक्टूबर, क्या क्या था डायरेक्शंस इन द मैरिज इक्वालिटी केस, ये कौन सा केस है, सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना, नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, बट गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए इक्वालिटी और इस सब चीज़ों के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सुप्रियो वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया में सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, बट इट नोटेड द सेंटर सबमिशन दैट इट वुड फॉर्म अ कमिटी टू लुक इनटू स्कोप ऑफ इंटाइटलमेंट्स फॉर LGBTQIA people. Government formed the committee headed by cabinet secretary, following which multiple deliberations have taken place. तो यहाँ पर हम लिखेंगे in Suprio versus Union of India, Supreme Court refused to recognize same-sex marriage. सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो क्या क्या, इट नोटेड द सेंटर सबमिशन, इट नोट नहीं, सेंटर्स सबमिशन, सेंटर्स गवर्नमेंट्स सबमिशन दैट इट वुड फॉर्म a committee to look into the scope of entitlements for LGBTQIA plus people. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला था हम एक कमेटी बनाएंगे जो देखेगी कि LGBTQIA कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं। तो इतने सारे स्टेप्स जो हैं वो यही कर रहे हैं। अभी उनको बेनिफिट्स के अंदर भी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। ऑल्सो होम मिनिस्टर ऑल्सो इशूड एडवाइजरीज ऑन प्रेजेंट विजिटेशन राइट दिए जाने चाहिए उनको, कम्युनिटी कि जो दूसरे लोग हैं प्रेजेंट में। फाइनेंशियल सर्विसेज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ओपनिंग अ अकाउंट, ये भी हमने कर लिया था नोट, तो ये भी अगर आप नोट करना चाहते हैं तो ये कर
लो, अकाउंट ओपन करने से प्रिवेंट नहीं कर सकते उनको, LGBTQI कपल्स को, ठीक है। एज पार्ट सेड स्टेक होल्डर स्टेट कम्युनिटीज राइट्स हेल्थ केयर, ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। इंश्योर LGBTQI कपल्स गेट राशन कार्ड से सेंटर, ये मैंने कर लिया था, फिर भी मैंने ऐसे चेप लिया, मेरी गलती। हाउ ओलाज देसी स्ट्रैटेजी रफल द फेदर्स ऑफ मैप माई इंडिया। अब यार यहाँ पर Ola's co-founder and CEO Bhavesh Agarwal seems to have been stung by nationalist bug lately. Nationalist के अपना मेरा देश महान, ठीक है ना, मेरा देश महान, कि मेरा देश सबसे अच्छा, मेरा देश आगे जाएगा। आई एम अ कंप्लीट नेशनलिस्ट। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं और ऐसे कैसे चला जाएगा भाई, ये यूरोप USA के अंदर भी बुरे हाल हुए होंगे कभी किसी सदी में, अब वो अच्छे हैं तो हम भी हो जाएंगे, ठीक है ना। बट हाँ, हमारे देश को बदलने की ज़रूरत है, लोगों को बदलने की ज़रूरत है, बहुत ही ढीठ है, बट बदलाव तो आएगा। आई नो द कमिंग जनरेशन इज गोइंग टू बी मोर बेटर। तो ओला का जो को फाउंडर है वो कौन है? ओला का को फाउंडर एंड CEO जो है वो है भावेश अग्रवाल। कौन है? भावेश अग्रवाल। भावेश अग्रवाल, ठीक है। अब यहाँ पर उनको नेशनलिस्ट बग काटा हुआ है, उन्होंने स्टॉक मार्केट में अभी वो किया है, ठीक है ना। फेब्रुअरी द फर्म अनवेल्ड अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। सबसे पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल, that is LLM launched, that was trained on set of Indic languages में वो ट्रेन था, that was trained on a set of Indic languages, ठीक है। मिस्टर अग्रवाल said the truth says true Indian culture ethos and solves real Indian problem। तो LLM लेकर आए, मतलब AI वाला चीज़ लेकर, जिसमें इंडिया की लैंग्वेजेस। अर्ली यूजर्स ऑफ चैटबॉट पॉइंटेड आउट सेवरल फ्लॉज, वो तो ठीक भी हो जाएंगे, ठीक है ना। In that video they queried the bot, asked whether it was using ChatGPT AI. The bot said yes before autocorrecting to a standard chatbot response that it was built to assist users। तो यहाँ पर मतलब ये इंडिक लैंग्वेज में जवाब देगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कर रहा है, ठीक है ना। और इसके अंदर लाइक जो चैटबॉट वाज अ रैपर ऑन द ChatGPT, जो ओपन AI का ChatGPT है वो, बट हाँ ये लेकर आए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ओन लिंक्डइन रिमूव्ड हिज पोस्ट एज इट वाज सेंटर्ड ऑन वोकनेस, द राइड हेलिंग कंपनी को फाउंडर दैट ही वाज क्विटिंग माइक्रोसॉफ्ट। अब यहाँ पर इन्होंने दूसरी अनाउंसमेंट क्या करी, भावेश अग्रवाल ने, ठीक है ना। he posted on LinkedIn, he posted on माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड। अब ये हमें पता होना चाहिए कि लिंक्डइन माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड है, आप में से बहुत सारों को नहीं पता होगा दैट लिंक्डइन इज माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड। रिमूव्ड हिज पोस्ट, ठीक है ना। ही वॉज क्विटिंग, पोस्टेड हिज पोस्ट, क्या पोस्ट किया था, पोस्टेड ही वॉज क्विटिंग माइक्रोसॉफ्ट Azure cloud and moving Ola's services to Krutrim cloud. He urged Indian businesses to move to Ola-owned cloud platform. He asked Indian businesses to move to Ola-owned क्लाउड प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर चीज़ें सेव वगैरह होती हैं वो। तो मतलब ओला का अपना भी क्रूट्रिम क्लाउड है। क्रूट्रिम क्लाउड जो है वो किसका है, ओला का है। माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, अज्यूर क्लाउड है, ठीक है ना, जिसपे चीज़ें सेव होती हैं, वेबसाइट और ये सब चीज़ें, ठीक है। और लिंक्डइन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ओनर, लिंक्डइन ने ये जो है रिमूव कर दी थी। अग्रवाल ऑफर्ड क्रूट्रिम क्लाउड सर्विसेज टू स्टार्टअप फॉर फ्री फॉर एन ईयर वाइल सम डेवलपर्स सॉ हिज स्टांस अगेंस्ट हाइपर स्केलर्स एम्बिशियस, कि भाई ये बहुत ज़्यादा एम्बिशन दिखा रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। इन इंडिया देयर आर लार्ज 3 मेजर वेंडर्स हु लाइसेंस्ड मैप्स प्रोडक्ट
products, the biggest and most up-to-date product is Google. With over 1 billion users, the Alphabet-owned company's product stands out for providing real-time data. MapMy India, established in 1995, comes next. The platform provides geospatial landscape, मतलब रास्ता जो बताते हैं ये गूगल वाली आंटी, ठीक है, हाँ गूगल वाली आंटी बोलते हैं हम उसको घर पे, हाँ yes, we call her गूगल वाली आंटी. What do you call? What is the family name you have given? Every Indian family has some inner jokes. Ours is Google wali auntie, and Google wali auntie लगती है the one who is telling the rasta would give some right and left wrong turn, and then there's going to be a हल्ला गुल्ला in the car कि अरे तूने बोला था तुझे रास्ता बताने आना था ये वो, right? So this is what is my memory of Google Maps. OpenStreetMap, which established in 2004 as community project, updates on location, ये सब, these platforms are global navigation system to provide geospatial services. अब ठीक है, there are 4 major US positioning है, रशिया है, चाइना है, अब इंडिया का भी आ रहा है, कैप्चर स्टोर्स एंड ये वो, ठीक है ना. तो अब इसमें इंडियन सिस्टम भी आ रहे हैं, ठीक है. उसके बाद आगे चलेंगे. दैट्स इट गाइज. इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग यू कैन विजिट आवर वेबसाइट loggery.in और edugiri.com और loggery.com. सब जगह आपको लिंक्स मिल जाएंगे. edugiri.com हैज़ बीन अपडेटेड. मैंने आपको बताया यू कैन नो कि कौन से एग्जाम्स के लिए आपको कैसे पढ़ना है, वहाँ पर मेंशन किया हुआ है. देन वी हैव ऑल्सो एडेड रिव्यूज़, ठीक है ना. आप लोग मानते हो ना, अच्छा बताओ आपके बच्चों ने क्या किया है, हमने सारे रिव्यूज़ उठा करके डलवा दिए वेबसाइट पे सो दैट यू कैन चेक देम आउट, ठीक है. एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू बाय आर कोर करंट अफेयर्स कोर्सेज या स्टडी मटेरियल, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, सभी के सभी लिंक्स बहुत क्लियरली. एंड जो डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स हैं वो एक साथ अगर आपको देखते हैं, आप loggery.com/ca/ पे जाकर के देख सकते हो. यहाँ पर आपको बंडल्स पे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है. स्लैट का मॉक टेस्ट जो है वो लाइव हो चुके हैं, एग्जाम आपका होने वाला है. एनएल सैट का आंसर राइटिंग कोर्स जो है वो भी चल रहा है एंड इसकी वैलिडिटी डेट ऑफ एग्जाम तक रहने वाली है. पहले हम 3 मंथ्स की वैलिडिटी दे रहे थे एनएल सैट के आंसर राइटिंग की, बट अब डेट ऑफ एग्जाम तक रहने वाली है, राइट. दैट्स इट. लॉगरी एजुगिरी साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू टुमारो. बाय एंड टेक केयर.